हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मेरे डियर स्टूडेंट आरडीए वन लाइनर के रूप में तैयार किया है मैंने। आपको जैसे आरडीए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके सिलेबस में भी है और आप ये जानते भी होंगे, और करंट में आया हुआ है आरडीए 2020 में 2020 में। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं, चाहे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी हो या DSSS हो, कहीं भी कोई भी जो होम साइंस से रिलेटेड या कोई भी अदर एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पर आपको आरडीए की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपने मेरा अगर चैनल रिसर्च होम साइंस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी रिसर्च होम साइंस है। वहाँ पर आपको क्विज़ है वो प्रोवाइड की जाएगी, स्टडी मटेरियल और जो भी आपकी क्वेरीज है सारी सॉल्व की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो आरडीए वन लाइन में। ठीक है, चलिए पहला है आरडीए का फुल फॉर्म क्या है। पहली बात तो जो भी चीज़ें हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है हमें वो पता होना चाहिए, उसका फुल फॉर्म क्या हो रहा हमें वो पता होना चाहिए। तो आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, आपको इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद करना है। उसके बाद EAR का फुल फॉर्म क्या होता है। आरडीए ही जो आपने पढ़ा होगा, आपके पास होगा PDF के फॉर्म में, तो उस पर आप देखेंगे आरडीए का भी जिक्र है, मेंशन है एक जगह शब्द, EAR भी दिखता है, TUL भी दिखता है। अभी इन तीनों का मीनिंग और इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी देखते हैं EAR का फुल फॉर्म क्या है। EAR का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स। आगे देखिएगा TUL का फुल फॉर्म क्या होता है। TUL का फुल फॉर्म है टॉलरेबल अपर लिमिट। टॉलरेबल अपर लिमिट, ठीक है। तो देखिए आरडीए, EAR और TUL में डिफरेंस क्या है। जब आप आरडीए आप PDF डाउनलोड किए होंगे तो आपको ये शुरू में ही आपने देखा होगा कि इन दोनों को नाम और लास्ट में जो एक पूरा दिया हुआ है, एक ग्राफ बना करके सॉरी बोला जाए या फिर एक डिटेल में दिया हुआ है कि एक अगर कोई है व्यक्ति, उसको इतना ग्राम अगर वेट है या इतनी आयु है तो उसको किस हिसाब से भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको TUL भी दिखाई देता है। आरडीए होता है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, कि जो ये संस्थाएं हैं जो आरडीए का निर्माण करती हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं संस्थाएं, जैसे NIN है, ICMR है, WHO है, ये सब हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। वह लोगों पर समय समय परीक्षण करती रहती, चेक करती रहती है कि अभी जो समय चल रहा है इस समय में लोगों को किस विटामिन, किस प्रोटीन या किस खनिज लवण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो रही है। तो यही रिसर्च या शोध हमेशा चलते रहते हैं, उसी आधार पर बेस पे आरडीए का निर्माण किया जाता है। आरडीए का मीनिंग होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा सजेस्ट करना कि तुमको इतनी चीज़ें या इतना जो भोजन में प्रोटीन की इतनी मात्रा, विटामिन की इतनी मात्रा डेली ग्रहण करनी चाहिए। तो जितना करना चाहिए वो बताता है, ठीक है। मान लीजिए कह दिया गया, ऐसे इजीली आप समझते चलिए कि किसी व्यक्ति को लड्डू खाने का शौक़ है, ठीक है, लड्डू खाने का शौक़ है, तो उसको बोल दिया गया कि तुम डेली 3 लड्डू खा सकते हो, तो 3 लड्डू डेली खाना चाहिए, ऐसा कह दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद EAR क्या है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स। अगर वो लड्डू खाना पसंद कर ही रहा है, तो अगर उसको किसी ने कह दिया है कि आपको मीठा खाना चाहिए, बाई चांस वैसे तो मीठा खाना मना ही किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे बता रहे एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको कहा गया है कि आपको अगर लड्डू खाना ही है तो आप कम से कम 1 लड्डू तो ज़रूर ही खाइए डेली। लेकिन कहा गया है डेली आपको खाना चाहिए 3 लड्डू, लेकिन आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप डेली 1 लड्डू खाइए। और फिर TUL फुल फॉर्म क्या होता है। TUL होता है टॉलरेबल अपर लिमिट। अपर मीन्स होता है ऊपरी सीमा। तो आप अगर डेली आपको कहा जा रहा है 3 लड्डू खाने को, अगर आप 3 लड्डू नहीं खा पाते हैं तो कम से कम आपको 1 लड्डू डेली खाना चाहिए। और अगर आपको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, कहा गया 3 खाना चाहिए, अगर आपको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा लड्डू खाते भी हैं तो 5-6 से ज़्यादा ना खाइए, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा लड्डू खाने लग जाएंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। ऐसे ही समझिएगा, किसी व्यक्ति को कहा गया है कि आप 3 रोटी, आपकी डाइट जिस तरीके का आप परिश्रम कर रहे हैं, जिस तरीके का आपकी आयु है, तो आपको 3 रोटी डेली खानी चाहिए। अगर आप 3 रोटी नहीं खा पा रहे तो कम से कम 1 रोटी तो ज़रूर ही खाइए। और आप अगर 3 रोटी आसानी से खा ले रहे हैं, आपको फिर भी बहुत भूख लगी है, तो आप बहुत खाएं, तो 6 रोटी खाएं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना खाएं। तो यही जो मैक्सिमम है वो होता है TUL
जो मिनिमम होता है वो होता है EAR, और जो एवरेज होता है, जो बताया जाता है कि हाँ आपके लिए ये सही है, बेस्ट है, तो वो होता है RDA। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। RDA का निर्माण किस संस्था की सहायता से किया जाता है? शोध रिसर्च कार्य होते रहते हैं समय समय पे, UNU के द्वारा भी होते हैं, ICMR के द्वारा भी होते हैं, NIN के द्वारा भी होते हैं, WHO के द्वारा भी होते हैं। तो समय समय पे सारी संस्थाओं से डेटा कलेक्ट करके RDA का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी संस्थाएं हैं जो हेल्प करती है RDA के निर्माण में। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी पूछा जाता है फुल फॉर्म अक्सर, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये अक्सर पूछा जाता है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको इसका मुख्यालय पता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं, करंट RDA कब प्रकाशित हुआ? जो लेटेस्ट RDA आया है, जो करंट इस समय हम RDA जो पढ़ रहे हैं, जो सारे मनुष्यों के लिए लागू हुआ है, वो 2020 में आया है। 2020, क्योंकि समय समय पे हर 10 सालों पे RDA में परिवर्तन कर करके नया नया जो डेटा होता है, शोध होता है, उन बेसिस पे, आवश्यकताओं के आधार पे नया नया RDA हर बार प्रकाशित किया जाता है, कुछ चेंजेस करके। जैसे आपको पता होगा कि जो इसके पहले RDA था उसमें प्रोटीन की मात्रा प्रति किलोग्राम 1 ग्राम प्रोटीन कहा गया था, लेकिन इस बार प्रोटीन के जो हम लोग को कंज्यूम करना है उसमें चेंजेस हुए, कमी हुई है। आगे देखिएगा, रेफरेंस बॉडी वेट 2000 में कितना बताया गया है? आप जानते होंगे कि एक आदर्श भार कहा गया है कि किसी पुरुष का भार अगर 65 किलो है, महिला का भार 55 किलो है, तो ये दोनों बेस्ट होता है। किसी पुरुष का भार 65 किलो होना चाहिए, महिला का भार 55 किलो होना चाहिए। अगर इसी के इतना है किसी पुरुष और महिला का, तो ये आदर्श वजन माना जाएगा, और यही RDA में मेंशन भी किया गया है। आगे देखिएगा, RDA निर्माण में पुरुष एवं महिला का निर्धारित आयु वर्ग है। जो हमने पहले आपको बताया कि रिसर्च समय समय पर होते रहते, रिसर्च के बेस पर RDA का निर्माण किया जाता है कि किस वर्ग में किन चीज़ों की, या किस विटामिन की, या किस मिनरल की, या किस पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है, अधिकता देखी जा रही है, उसी बेस पर RDA का निर्माण होता है। तो इनका RDA में शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, निर्माण करने के लिए जो हम एक एवरेज लेते हैं आयु वर्ग, वो होता है 19 से 39 वर्ग। 19 से 39 वर्ष पुरुष और महिला का आयु या उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 19 से 39 ईयर्स तक के बीच में। आगे देखिएगा, आदर्श भार मापने का तरीका या सूत्र बताया गया है। हमें चाहिए कि किसी व्यक्ति का भार और लंबाई और उसका जो क्षेत्रफल है, शरीर का आकार है, वो एक्यूरेट है या नहीं। आदर्श भार मापने का एक सूत्र बताया गया है, आप ये सूत्र ज़रूर याद रखिएगा, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये होगा 18.5 से 22.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ये बताया गया है कि जो किसी भी व्यक्ति का आदर्श भार है उसे हमें मापना है, तो उसका मिनिमम 18.5 या मैक्सिमम 22.9 किलोग्राम होना चाहिए प्रति मीटर स्क्वायर में। चलिए आगे देखिएगा, ये आप इसको इस तरीके से पूरा याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आगे है, RDA 2020 में BMR दर कितने प्रतिशत कम हुई है? पहली बात तो ये है कि RDA 2020 में BMR दर कम हुई है, तो कितने प्रतिशत हुई है? पुरुष में हुई है 10%, महिला में हुई है 9%। बस ऐसे याद रखिएगा। लैक्टेटिंग विमेन के लिए ऊर्जा एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप इसे NOTE नोट करके अपने कॉपी में या कहीं जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ लिख लीजिएगा कि लैक्टेटिंग विमेन, जो धात्री महिलाएं होती हैं, उनके लिए ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब जैसा 2010 के RDA में था, सेम वही चीज़ें इसमें भी हैं। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, ये सारी संस्थाएं RDA के निर्माण में समय समय पर डेटा उपलब्ध कराती हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और FAO का निर्माण हुआ है या संगठित हुई है 1945 में। ठीक है, आगे हमारा है WHO फुल फॉर्म। WHO का फुल फॉर्म आप लोग को तो बहुत ही अच्छे से याद होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। आगे है UNU। ये मतलब आपको ये जितने नाम लिखवाए जा रहे हैं फुल फॉर्म के रूप में, आप ज़रूर याद रखिएगा कि यही सारी संस्थाएं हैं जो RDA के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। UNU का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। ये याद रखिएगा, UNU है, O नहीं है। तो UNU का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, जो कि है जापान में। ठीक है, आगे है PAL का फुल फॉर्म
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PAL का फुल फॉर्म अक्सर पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो PAL का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एक्टिविटी लेवल। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक एक्टिविटी, जैसा हम गति करते हैं, क्रियात्मकता होती है, हम जिस तरीके का कार्य करते हैं उसी बेस पे हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यही बताया गया है कि PAL का फुल फॉर्म है फिजिकल एक्टिविटी लेवल, और जब हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल जैसा होगा उसी बेस पे हम प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। प्रोटीन का मापन, आवश्यकता, या कहा जाए कि प्रति व्यक्ति प्रोटीन का कितना लेना चाहिए हर व्यक्ति को। तो जो प्रोटीन ग्रहण करने की जो पहले मात्रा थी, आप जानते होंगे, वो पहले कुछ और थी। जैसे कि कोई व्यक्ति 50 kg का है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेने को कहा जाता था, लेकिन अब इसमें चेंजेस आए हैं, कमी कर दी गई है। तो प्रोटीन का मापन, आवश्यकता, तो कहा जाए प्रोटीन का मापन हमें करना है तो हमें 0.83 ग्राम प्रोटीन हर किलोग्राम पे हर दिन लेना चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति के लिए ये बताया गया है 0.83 ग्राम, ये जरूर याद रखिए, 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सीरियल, लेग्यूम, मिल्क का अनुपात कितना होना चाहिए, इनमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो ये पहले कुछ और डेटा था, अब जो 2020 में RDA आया है उसमें परिवर्तन किया गया है। तो ये रेशियो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि जब व्यक्ति अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसको अनाज 3 पार्ट लेना चाहिए, लेग्यूम या फलियां 1 पार्ट लेना चाहिए, और मिल्क 2.5 हिस्सा ग्रहण करना चाहिए। यही रेशियो है, देखिए यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है 3:1:2। आप ये रेशियो एक लाइन से ज़रूर याद रखिए, क्योंकि पहला आप सीरियल अनाज रखिएगा, फिर फलियां, फिर दूध। ये है अनाज का रेशियो, ये है फलियां का रेशियो, ये है दूध का रेशियो। फैट, वसा हमें ग्रहण करना है। तो हम जब वसा को ग्रहण करते हैं, जानते होंगे आप, वसा का पाचन बहुत देरी से होता है, बहुत समय लगता है। तो जब हमें वसा का पाचन करना है, तो वसा ग्रहण करना है, तो हमें अपने कार्य के आधार पर ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि कोई सेडेंट्री, हल्का कार्य करने वाला है, भारी मध्यम कार्य करने वाला है, या भारी कार्य करने वाला है। तो जो हल्का कार्य करने वाले जो पुरुष होते हैं उन्हें प्रतिदिन 25 ग्राम फैट या वसा ग्रहण करनी चाहिए। जो मध्यम कार्य करने वाले उन्हें 30 ग्राम फैट डेली ग्रहण करने चाहिए, और जो बहुत कठिन परिश्रम शारीरिक कार्य करते हैं उन्हें 40 ग्राम फैट प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। यही चीज़ें महिला पे भी लागू होती है कि कोई महिला जो हल्का कार्य करने वाली है तो उसे 20 ग्राम प्रतिदिन फैट या वसा ग्रहण करना चाहिए, जबकि हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 5 ग्राम अधिक। और यहाँ भी आप देखेंगे तो जो हल्का कार्य करने वाले हैं, मध्यम कार्य करने वाले हैं महिलाएं, उन्हें 25 ग्राम प्रतिदिन वसा ग्रहण करना चाहिए, और लास्ट में जो कठिन कार्य करने वाली महिलाएं हैं, शारीरिक कार्य करने वाली, उन्हें 30 ग्राम प्रतिदिन फैट या वसा ग्रहण करना चाहिए। आगे देखिएगा, RDA में प्रथम बार किस तथ्य को जोड़ा गया है। तो प्रथम बार फाइबर का मेंशन किया गया है। फाइबर को कहा गया है कि यदि हम 2000 किलो कैलोरी डेली हम ग्रहण करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिससे हमें कम से कम 2000 किलो कैलोरी मिल रही है, तो हर 2000 किलो कैलोरी पे हमें 30 ग्राम फाइबर भी लेना चाहिए। फाइबर आप जानते होंगे कि वो उसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारी जो शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए फाइबर की काफ़ी हमें आवश्यकता होती है। क्रमानुकुंचन को बढ़ाता है ताकि हमारा पाचन सिस्टम जो है, हमारा पाचन तंत्र है, वो अच्छे से कार्य करता है। तो यदि हम 2000 किलो कैलोरी ले रहे हैं तो उस पर हमें 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। और आप जानते ही होंगे कि 2000 तो नहीं, 2000 से अधिक ही डेली हमें किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। एवरेज एक बता दें तो 2700 से 3000 के बीच में नॉर्मली हमें एक ज़रूरत पड़ती, आवश्यकता पड़ती है। एवरेज बता रहे हैं, वैसे आगे आप देखेंगे तो हर उम्र में, हर जैसे लिंग के आधार पर हर दोनों में अंतर है किलो कैलोरी में। आगे देखिएगा, अडल्ट पर्सन के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, CHO मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। एक जो वयस्क व्यक्ति है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा डेली लेनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 130 ग्राम प्रतिदिन।
फिर है कैल्शियम की निर्धारित मात्रा कितनी है, तो कैल्शियम की निर्धारित मात्रा 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन है, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। लेकिन अगर लैक्टेटिंग वीमेन है, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, या मेनोपॉज एज में जो भी महिलाएं हैं, इस एज में पहुंचने पर तो उनको अतिरिक्त 200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि 1000 प्लस 200 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 1200 मिलीग्राम डेली। फिर देखिएगा अडल्ट पर्सन के लिए मैग्नीशियम की मात्रा, तो आरडीए के अनुसार मैग्नीशियम की मात्रा होनी चाहिए 385 मिलीग्राम प्रतिदिन, लेकिन ईएआर के अनुसार कहा जाए तो 320 मिलीग्राम प्रतिदिन। ईएआर आप जानते होंगे एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स, और आरडीए तो आपको पता ही है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो ये दोनों में अंतर होता है, क्योंकि ये बता रहा मिनिमम कम से कम 320 लेना चाहिए, और सही तो एक्यूरेट तो है कि 385 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। आगे देखिएगा हाइपरटेंशन से बचने के लिए सोडियम की निर्धारित मात्रा, तो हाइपरटेंशन से बचने के लिए हमें सोडियम की निर्धारित मात्रा है 2000 मिलीग्राम। अगर हम इससे अधिक सेवन करेंगे सोडियम का तो हमें हाइपरटेंशन होगी, बेचैनी होगी, उलझन होगी, इन तरीके की चीज़ों को सामना करना पड़ेगा हमें। और अगर हम चाहें कि हमें 2000 मिलीग्राम सोडियम की प्राप्ति करनी है तो हम 5 ग्राम नमक भी डेली ग्रहण करेंगे तो हमें सोडियम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आज के समय में कोई 5 ग्राम नमक नहीं खाता, ज़्यादातर लोग इससे अधिक नमक ही खाते हैं। इसी की वजह से लोगों को उलझन, बेचैनी, हाइपरटेंशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सारी दिक्कतें दिखाई देती है। आगे है पोटेशियम का अनुपात। आपने देखा सोडियम का अनुपात कितना है 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन, पोटेशियम का अनुपात होता है 3510 मिलीग्राम प्रतिदिन, 3510 मिलीग्राम प्रतिदिन। MmOl में सोडियम तथा पोटेशियम का निर्धारित अनुपात कितना है। MmOl जैसे कि हम जानते हैं ml होता है, UI होता है, माइक्रोग्राम होता है, उसी तरीके से MmOl है। ये भी क्या है, मेजरमेंट का एक मापन का यूनिट है, इसके द्वारा भी हम वस्तुओं का मापन करते हैं। तो इसमें सोडियम तथा पोटेशियम का निर्धारित अनुपात कितना बताया गया है, तो रेशियो याद रखिएगा 1:1। 1 अनुपात में हमें सोडियम लेना चाहिए तथा 1 अनुपात में हमें पोटेशियम लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर का बैलेंस बना रहे। आगे है फास्फोरस की मात्रा 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, हमें डेली फास्फोरस 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आपको इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज से आपको कभी भी कहीं भी आपको आरडीए नहीं मिल सकता है। ये सारी चीज़ें वन लाइनर दी हुई हैं। आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती तो आपको इसके अलावा कहीं भी आरडीए पढ़ने की ज़रूरत या आवश्यकता आगे कभी नहीं पड़ेगी। आपको ये सारे डेटा याद रहेंगे, ईजिली आपको ये याद हो जाएगा। आप अपने कॉपी में एक जगह नोट करते हुए चलेंगे तो आप जहाँ पर भी इसको लिखे रहेंगे, एक बार आप इसको रिवाइज़ करेंगे, आपको ये क्या होगा, आपके नज़रों में या मन में छप जाएगा। तो आपको अगर डेटा कोई भी दिखाई देता है या आरडीए से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई देगा तो आप उसका आंसर आसानी से पहचान सकेंगे। आरडीए कमेटी ने एस्कॉर्बिक एसिड का घनत्व कितना बताया है, तो 20 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी प्रस्तावित किया है। आरडीए ने कहा है, जो आरडीए की कमेटी है उन्होंने कहा है कि 1000 किलो कैलोरी पर 20 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड का डेंसिटी होना चाहिए, घनत्व होना चाहिए। आगे देखिएगा ईएआर तथा आरडीए के अनुसार प्रस्तावित मात्रा किसकी, जिंक की। ईएआर तथा आरडीए दोनों ने ये कहा है कि जिंक की मात्रा जो पुरुष है उसमें 17 मिलीग्राम प्रतिदिन और महिला है तो 13 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। कॉपर की निर्धारित मात्रा तो 2 मिलीग्राम प्रतिदिन, ये देखिएगा काफ़ी कम क्वांटिटी में हमें ये चाहिए, 2 मिलीग्राम प्रतिदिन। आगे है मैग्नीज की निर्धारित मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मैग्नीज की निर्धारित मात्रा होनी चाहिए 4 मिलीग्राम प्रतिदिन, 4 मिलीग्राम प्रतिदिन। क्रोमियम की निर्धारित मात्रा 50 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। ये जो सिंबल आपको ये बना हुआ दिख रहा है ये माइक्रोग्राम का होता है, माइक्रोग्राम का ये सिंबल है। सेलेनियम की मात्रा 40 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। आईयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट। आईयू का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। और जो ये आईयू है या माइक्रोग्राम है, इनमें ज़्यादातर जनरली हम विटामिन का मापन करते हैं। आगे है माइक्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये तो मुझे पता है माइक्रोग्राम है। अगर इस तरीके का आपको सिंबल कहीं पे दिखता है तो आप समझ जाइएगा ये माइक्रोग्राम ही लिखा हुआ है। माइक्रोग्राम का फुल फॉर्म होता है माइक्रोग्राम, या इसको हम कहा जाए तो इसको हम इस रूप में भी पढ़ते हैं माइक्रोग्राम। और माइक्रोग्राम क्या होता है, ये 1 मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। तो आप सोचिए कितनी कम क्वान्टिटी में होता है। माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। IOM का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। जरूर ये याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन IOM का फुल फॉर्म होता है।
थायमीन की प्रस्तावित मात्रा, थायमीन के जो हमें ग्रहण करना है, पुरुष है कोई तो उसे 0.6 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी लेना चाहिए, महिला है तो 0.8 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी लेना चाहिए। तो अब ये मान के चलिएगा कि जब जैसे ही यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी है, अगर ये किलो कैलोरी बढ़ती है तो इसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी। आगे राइबोफ्लेविन की मात्रा, पुरुष है यदि तो 0.9 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी, महिला है तो 1.1 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी। आपको अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो रोक करके भी नोट कर सकते हैं और फिर से दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं। आरडीएफ और नियासिन, नियासिन की मात्रा आरडीए के अकॉर्डिंग है हल्का कार्य करने के आधार पर। देखिए जो नियासिन का जो आरडीए दिया गया है वो हल्का कार्य करने के आधार पर ही दिया गया है सेडेंट्री वर्कर को। पुरुष है यदि तो उसे 14 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए और अगर कोई महिला है तो 11 मिलीग्राम प्रतिदिन नियासिन लेना चाहिए। आरडीए के आधार पर फोलेट की मात्रा, तो फोलेट अगर हमें ग्रहण करना है तो कोई पुरुष है तो उसे 300 मिलीग्राम प्रतिदिन और महिला है तो 300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन और कोई महिला है तो 220 माइक्रोग्राम प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। आगे देखिएगा CNNS का पहली बात तो फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। अब सर्वे आप जानते ही होंगे, समय समय पे कई संस्थाएं होती हैं, कमेटी होती है जो सर्वे करती है। सर्वे का मतलब है कि देखना कि हमारे जो आसपास क्षेत्र हैं वहाँ क्या कमी है या लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, तो सर्वे करने का कारण यही होता है, उद्देश्य या लक्ष्य यही है सर्वे का। तो इसका है पहले CNNS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। इन्होंने कहा है कि जो विटामिन B12 है इसकी सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है 1 से 4 वर्ष के बच्चों में। जो 1 से 4 वर्ष के अंदर में जो बच्चे आते हैं उनमें विटामिन B12 की सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C की प्रस्तावित मात्रा कितनी कही गई है? 80 मिलीग्राम प्रतिदिन पुरुष को। प्रत्येक पुरुष को 80 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन C लेना चाहिए। आयरन के अवशोषण के लिए ये NOT नोट करके आप लिख लीजिएगा। आयरन के अवशोषण के लिए भारतीयों को शाकाहारी भोजन में एस्कॉर्बिक एसिड को सही मात्रा में शामिल करने के लिए जोर डाला गया है। आप जानते होंगे हमें एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, विटामिन C चाहिए, हमें ये शाकाहारी भोजन से ही प्राप्त हो सकता है। तो हमें जो आरडीए है उन्होंने भारतीयों को कहा है कि आपको शाकाहारी भोजन आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आरडीए के बेस पर अगर देखा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड को सही मात्रा में शामिल जरूर करना चाहिए। यदि हमारे शरीर में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा तो आयरन का अवशोषण नहीं होगा। आयरन का अवशोषण ना होने से ही एनीमिया हमें हो जाता है। आगे देखिएगा गर्भावस्था के दौरान प्रस्तावित रेटिनॉल की मात्रा, आप ये जरूर याद रखिएगा कि रेटिनॉल की जो मात्रा है वो स्पेशली मेंशन की गई है गर्भावस्था के लिए, तो ये होगा 900 या 900 माइक्रोग्राम, जरूर इसको याद रखिएगा। आरडीए 2020 में विटामिन डी की प्रस्तावित मात्रा कितनी है? तो 600 इंटरनेशनल यूनिट, 600 इंटरनेशनल यूनिट। आगे है अल्फ़ा टोकोफेरॉल की मात्रा कितनी है? तो अल्फ़ा टोकोफेरॉल हमारा जो होता है वो फैट या वसा पर भी आधारित होता है। तो यदि हम कहा जाए कि टोकोफेरॉल हमें लेना है अल्फ़ा रूप में तो हमें 0.8 मिलीग्राम प्रति ग्राम ऑफ फैटी एसिड लेना चाहिए। हर प्रति एक ग्राम फैटी एसिड हम अगर लेते हैं, वसा लेते हैं, तो उस पर 0.8 मिलीग्राम होना चाहिए फ़ैट। अगर ये ओवरऑल कहा जाए तो जैसा कि आप जान रहे होंगे, पहले भी आपने फ़ैट पढ़ा हुआ है, तो 20 से 25 या 30 इतना फैटी एसिड हमें डेली लेना आवश्यक है। तो उस हिसाब से टोकोफेरॉल की मात्रा आ रही है 7.5 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन। आगे है FAO और WHO के अनुशंसा पर प्रस्तावित विटामिन के की मात्रा। तो RDA के अनुसार विटामिन के की मात्रा है 55 माइक्रोग्राम फॉर अडल्ट। एक वयस्क व्यक्ति के लिए 55 माइक्रोग्राम डेली विटामिन के ग्रहण करना चाहिए। आगे है जल की प्रस्तावित मात्रा। जल के लिए देखिए कोई एक निश्चित नहीं बताया गया है कि इस आयु के वर्ग को 3 लीटर पीना चाहिए, इस आयु वर्ग को 3.5 पीना चाहिए, ऐसा नहीं दिया है। आप इसका एक रेशियो या एवरेज निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। एक एवरेज कह तो लगभग निकाल सकते हैं। कैसे? पुरुष है यदि कोई तो उसे मिनिमम 32 मैक्सिमम 58 ml
प्रति किलोग्राम बॉडी के हिसाब से पानी ग्रहण करना चाहिए। कोई महिला है तो 27 मिनिमम और 52 मैक्सिमम मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी के हिसाब से जल को ग्रहण करना चाहिए। कोई एक किशोर लड़का है या किशोरावस्था में कोई लड़का है या किशोरावस्था में कोई लड़की है तो लड़का है तो उसे 47 मिनिमम और मैक्सिमम 60 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से जल ग्रहण करना चाहिए। और कोई लड़की है तो 39 से 49 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। तो आप यहाँ पे एक दिया हुआ है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। उसी को हम देखिए इधर में समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का जो भार है या वजन है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना किलोग्राम बॉडी वजन के हिसाब से, तो अगर मान लेते किसी व्यक्ति का जो वजन है वो 50 किलोग्राम है तो उसे हर 1 किलोग्राम पे 50 ml एवरेज रूप में जल को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे अगर इन सब का एवरेज निकाले तो यहाँ मिनिमम 32 है, यहाँ 58 हो गया, ये 52 हो गया, यहाँ 60 है, यहाँ 49 है। एवरेज हम मान लें कि 50 ml कह रहे हैं कि डेली पानी ग्रहण करना चाहिए और किसी व्यक्ति का वजन 50 kg है तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उसका आता है मल्टीप्लाई करने पे 2500 ml। 2500 ml को हम अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.5 लीटर। तो आप भी जानते होंगे कि डेली 2.5-3 लीटर 3.5 लीटर पानी हर व्यक्ति को पीना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्यूरेट और ये इस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिएगा एंटीऑक्सीडेंट की प्रस्तावित मात्रा कितनी बताई गई है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रस्तावित मात्रा बताई गई है 400 ग्राम प्रतिदिन। 400 ग्राम मतलब आधा लीटर या 500 ग्राम से थोड़ा सा कम, 400 ग्राम प्रतिदिन। और एंटीऑक्सीडेंट की हमें प्राप्ति करनी है तो हम किससे कर सकते हैं, फल से और सब्जियों से, फ्रूट एंड वेजिटेबल से। हम 400 ग्राम डेली अपने आहार में फल और सब्जियों को शामिल करेंगे तो हम एंटीऑक्सीडेंट की प्राप्ति कर सकेंगे। पहली बात देखिए एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम प्री मैच्योर एजिंग, हार्ट डिजीज़, कैंसर, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये प्री मैच्योर एजिंग का मतलब है कि समय से पहले हम अगर हमारी एज दिखने लगे, चेहरों पे शाइन ना रहे, झुर्रियाँ दिखने लग जाएँ, रिंकल्स दिखने लग जाएँ, तो ये होता है प्री मैच्योर एजिंग, समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लग जाना। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट समय से पहले बूढ़ा दिखने से बचाता है, हार्ट डिजीज़ या हृदय संबंधी रोगों से बचाता है, कैंसर से बचाता है, डिप्रेशन से बचाता है, एंजाइटी घबराहट या उलझन से भी बचाता है। तो हमें डेली 400 ग्राम फल और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल ज़रूर करना चाहिए। आगे देखिएगा एनर्जी का आरडीए निर्धारित नहीं है, कि ज़रूर याद रखिएगा। एनर्जी के लिए आरडीए में कोई भी एक कॉलम नहीं बनाया गया है, बस उसको ईईआर में बताया गया है। ईईआर का मतलब होता है एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये बताया गया है कि अंदाज़ा बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति को, अगर कोई पुरुष है जो सेडेंटरी मॉडरेट या हैवी कार्य करने वाला है तो उसको कम से कम इतने एनर्जी की डेली आवश्यकता होती है। जैसे कहा जाए पुरुष को कोई हल्का कार्य करने वाला है तो 2110 किलो कैलोरी डेली एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर कोई मॉडरेट कार्य करने वाला है तो 2710, हैवी कार्य करने वाला है तो 3470 किलो कैलोरी डेली आवश्यकता होती है। वैसे अगर कोई महिला हल्का कार्य करने वाली है तो 1660 किलो कैलोरी, मॉडरेट या मध्यम कार्य करने वाली है तो 2130 किलो कैलोरी, और कठिन कार्य करने वाली, कठिन शारीरिक श्रम करने वाली कोई महिला है तो 2720 किलो कैलोरी डेली आवश्यकता उसको पड़ेगी। ठीक है, और आरडीए में नहीं बताया गया, ये ईईआर में बताया गया है। और गर्भावस्था अगर आती है तो इन्हीं सब में महिलाओं के जो सेडेंटरी मॉडरेट हैवी है इन्हीं में गर्भावस्था में 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त जोड़ दिया जाएगा। अगर धात्री अवस्था आती है तो 600 किलो कैलोरी अतिरिक्त जोड़ दिया जाएगा, जैसे 1660 है प्लस 350। या फिर बोला जाए अगर धात्री अवस्था है तो 2130 नॉर्मल है मॉडरेट कार्य करने वाले को, अगर धात्री अवस्था में वो है तो 2130 में 600 और ऐड कर दिया जाएगा। और ऐसा ही देखिएगा यदि कोई लड़का किशोरावस्था में 16 से 18 वर्ष के बीच में है तो उसे 3220 किलो कैलोरी डेली आवश्यकता होगी। कोई लड़की है उसे जिसकी उम्र 16 से 18 वर्ष है तो उसे 2500 किलो कैलोरी डेली आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था आज अभी तक था यहाँ पर आरडीए के बारे में डेटा, आपको जो कि 1 लाइनर के रूप में लिखा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, आगे आपको वो भी दिखाई देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आपने आरडीए जितना पढ़ा हुआ है उस बेस पे आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए हुए हैं, आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। लेटेस्ट आरडीए कब आया, मतलब जो अभी इस समय जो आरडीए हम यूज़ कर रहे हैं वो किस ईयर में आया है, 2010, 2012, 2015 या 2020? आंसर हो जाएगा 2020। उसके बाद आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो देखिए आपके सामने सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इस पर सही आंसर हो जाएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसे याद रखिएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। फिर है पुरुष एवं महिला का रेफरेंस बॉडी भार कितना है। तो कहा गया है RDA 2020 में कि पुरुष का भार होना चाहिए 65 किलोग्राम, महिला का भार होना चाहिए 55 किलोग्राम। RDA निर्माण में किस वर्ग आयु को सम्मिलित किया गया है। तो RDA के निर्माण में 19 से 39 वर्ष के बीच में पुरुष और महिलाओं को शामिल किया गया है। आगे है प्रोटीन का निर्धारण या PAL के आधार पर होता है। तो PAL का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार आ चुका है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो PAL का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एक्टिविटी लेवल। आगे देखिए आदर्श भार माप ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो हमें अगर किसी भी व्यक्ति का आदर्श भार माप ज्ञात करना है तो उसका सही सूत्र माना जाता है मिनिमम 18.5 से 22.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही आंसर सही होगा, ये सूत्र आप जरूर याद रखिएगा। सीरियल मतलब अनाज, लेग्यूम मतलब फल या मिल्क मतलब दूध का निर्धारित अनुपात या रेशियो है। तो क्रमशः कहा जाए तो एक सीरियल में होना चाहिए या अनाज का अनुपात होना चाहिए 3, फलियाँ होनी चाहिए 1 और मिल्क होना चाहिए 2.5। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रोटीन का मापन, आवश्यकता का निर्धारण। तो प्रोटीन हमें कितनी ग्रहण करनी है ये अब बताया गया है न्यू RDA में, ये इसकी मात्रा कम कर दी गई है। तो इसका आंसर होगा 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन। आगे है अडल्ट पर्सन के लिए कार्बोहाइड्रेट की प्रस्तावित मात्रा। तो एक वयस्क व्यक्ति है तो उसे कार्बोहाइड्रेट डेली 130 ग्राम प्रतिदिन उसको सेवन करना चाहिए। ICMR एवं NIN का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हाइपरटेंशन से बचने के लिए सोडियम की मात्रा। तो हाइपरटेंशन से हमें बचना है तो हमें सोडियम 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन ही सेवन इसका करना चाहिए, इससे अधिक नहीं। अगर हम 5 ग्राम सॉल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं डेली, तो हमारी सोडियम की 2000 मिलीग्राम की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, आपके सामने एक चिन्ह बना हुआ है, आपसे पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है या इसका मीनिंग क्या है या इसे क्या पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोग्राम। ये माइक्रोग्राम का सिंबल है या प्रतीक है। आगे देखिएगा CNNS के अनुसार 21 आयु वर्ग में विटामिन B12 की कमी देखी गई है। तो आपने अभी पढ़ा हुआ है कि 1 से 4 वर्ष के बीच के बालकों में, बच्चों में, 1 से 4 वर्ष के बीच के बच्चों में आयु वर्ग में विटामिन B12 की सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। पुरुषों के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा कितनी बताई गई है, 80 मिलीग्राम प्रतिदिन। 80 मिलीग्राम प्रतिदिन एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बताई गई है। RDA 2020 में विटामिन डी की कितनी मात्रा बताई गई है, तो 600 इंटरनेशनल यूनिट। आगे है RDA 2020 में कितने ग्राम फल एवं सब्जियां लेने को कहा गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि हमें फल और सब्जियां 400 ग्राम प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। फल एवं सब्जियां हमें किससे बचाती हैं, तो फल एवं सब्जियां हमें हृदय रोग से बचाती हैं, कैंसर से बचाती हैं, सुंदर ना दिखने से बचाती हैं और सभी चीज़ों से बचाती हैं, क्योंकि हम एंटीऑक्सीडेंट होता है इनमें सब में। अगर हम डेली अपने आहार फल एवं सब्जियों को ग्रहण करेंगे तो हम हृदय रोग से भी बचेंगे, कैंसर से भी बचेंगे और सुंदर ना दिखने से भी बचेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है अभी प्री मैच्योर एजिंग ये दिखाता है, समय से पहले बूढ़ा हम दिखने लग जाते हैं अगर हम सब्जियों और फलों का सेवन नहीं करते हैं। तो ये हमें सुंदर दिखाएगा ना, तो इसीलिए हो जाएगा सभी ऑप्शन। EAR तथा RDA के अनुसार जिंक की मात्रा होनी चाहिए। देखिए आपको शायद ये क्लियर ना समझ में आए तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पुरुष यदि कोई है तो जिंक की मात्रा होनी चाहिए 17 मिलीग्राम प्रतिदिन, महिला है तो 13 मिलीग्राम प्रतिदिन। RDA 2020 में 30 ग्राम फाइबर कितने किलो कैलोरी पर प्रस्तावित है। या पूछा जाए कि हम यदि कितना किलो कैलोरी लें कि हम 30 ग्राम फाइबर का यूज़ करें, या कितनी किलो कैलोरी पे हम 30 ग्राम फाइबर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप आंसर हो जाएगा 2000 किलो कैलोरी। हम अगर 2000 किलो कैलोरी डेली ग्रहण कर रहे हैं भोजन के द्वारा तो हमें कम से कम उसमें 30 ग्राम फाइबर को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आगे है ऊर्जा एनर्जी के लिए रिकमेंडेड RDA क्या है। 2100 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 320 किलो कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि RDA में एनर्जी का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। RDA नहीं बनाया गया है ऊर्जा के लिए, EER में इसको मेंशन किया गया है।
एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। EER में हमें ऊर्जा के लिए एक कॉलम दिखाई देता है, RDA में नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक थे आपके RDA से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप ये आंसर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास और इससे ज़्यादा कोई जानकारी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। लास्ट में एक देख लीजिएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जिसे हम हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं RDA, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुशंसित आहार अनुमति, या यहीं पर आप भत्ता शब्द भी देख सकते हैं। अनुशंसित आहार अनुमति। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, जिसे EAR कहा जाता है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे अनुमानित औसत आवश्यकताएं। टॉलरेबल अपर लिमिट, जिसे TUL हम कहते हैं, उसे हिंदी में कहा जाएगा सहनीय ऊपरी सीमा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहीं तक था RDA। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आगे आप कौन सा वीडियो चाहते हैं या किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहीं तक था RDA 2020। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।